नमस्कार, टू द पॉइंट देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिमा दत्ता। आज टू द पॉइंट में आपकी मुलाकात एक ऐसे दिग्गज नेता से करवाने जा रहे हैं जिनके बारे में ये कहा जाता है कि वो पहले ही भांप लेते हैं कि चुनावों में आखिर किसकी सरकार आने वाली है और उन तमाम समीकरणों को देखने के बाद अपने राजनीतिक करियर को लेके फैसला लेते हैं। हम बात भिवानी महेंद्रगढ़ से सांसद धर्मवीर सिंह जी की कर रहे हैं। धर्मवीर जी, बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ पर। धन्यवाद। साफ तौर पे ये कहा जाता है, आपको पहले ही पता चल जाता है, अंदेशा हो जाता है कि अब राजनीतिक समीकरण क्या कहते हैं। अभी के हालातों में अगर बात की जाए तो क्या लगता है देश में क्या होने जा रहा है 2024 के चुनावों में? लोकसभा के चुनाव में मैं ये मान के चलता हूँ कि पहले से भी ज़्यादा सीट आएंगी। पहले से भी ज़्यादा सीटें आएंगी? बिल्कुल। किस वजह से? मोदी जी का जो 9 साल का काम है उसको देखते हुए, और सामने कुछ है नहीं। सामने है तो है कौन इंडिया। मुझे समझ में नहीं आया। ये देश भारत देश है और इंडिया नाम तो बाहरी लोगों ने दिया था। अगर आप डिक्शनरी देखोगे तो इंडियन मीन्स क्या है? अमेरिका में रेड इंडियन किसको कहते हैं? और डिक्शनरी में पढ़ोगे तो इंडियन मीन्स क्या? जंगली आदमी। तो हम जंगली आदमी नहीं हैं। अब ये भारत है, पुराना भारत था, सोने की चिड़िया थी। दोबारा से ये भारत अपने दम पर आगे बढ़ रहा है। 2014 में भी मोदी जी आए, 19 में भी मोदी जी आए, आप कह रहे हैं 24 में भी आएंगे, लेकिन पहले तो इंडिया से इतनी प्रॉब्लम नहीं थी भारतीय जनता पार्टी को। अब आप कह रहे हैं कि मैं कहता हूँ इंडिया नाम विदेशियों ने दिया है, इंडिया हमारा नाम नहीं है। अब फिर मैं दोबारा कहता हूँ इंडियंस मीन्स निकाल के देखिए इसका अर्थ क्या है। नहीं तो पहले प्रॉब्लम इंडिया से क्यों नहीं थी? अब ये इंडिया अपना जो गठबंधन बना रहे हैं, इन्होंने अपना नाम इंडिया रख दिया, इसके बाद प्रॉब्लम हुई? बहुत अरसे के बाद, हजारों साल के बाद, ये पहले भी भारत था। बीच में कुछ विदेशी ताकतें, हमलावर लुटेरे आए, उन्होंने अपनी सभ्यता संस्कार अपने थोपे हमारे ऊपर, भारत को इंडिया बना दिया। अब अच्छा सुनहरी मौका है कि हम दोबारा भारत। तो 9 साल से थे ना, तो भारत तब क्यों नहीं भारत? धीरे धीरे तो प्रोग्रेस होती है। देखिए हमारा जो संस्कार था, पुराना संस्कार, अब देखिए लगभग 1200 साल पहले का भारत, अशोका द ग्रेट के टाइम का भारत, नेपाल, आपका बर्मा, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये सारे भारत का पार्ट थे। विदेशी आक्रमणकारी आए, वो हमारे को लूटा, और एक समय ऐसा आया कि हमारी संस्कृति को ही बिगाड़ दिया। यहाँ के राज भी करना शुरू किया और उन्होंने अपनी चीज़ें हमारे ऊपर थोप दी, भारत को इंडिया का रूप दे दिया। अब दोबारा से अच्छा समय आया है कि हम भारत। मोदी जी का प्लान ये 2014 से ही था कि इंडिया नहीं होना चाहिए, नाम भारत ही होना चाहिए। देखो, मैं ये कहता हूँ कि इतने अरसे की बीमारी को दूर करने के लिए 9 साल का समय तो लग ही जाता है। तो इंडिया बीमारी थी? मैं तो मानता हूँ इंडियन मीन्स आप निकाल के देख लेना, मेरी कहने की जरूरत नहीं है। और ये जो इंडिया, ये गठबंधन है, तमाम दल एक साथ जुड़ रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं, चेहरा तलाशने की कोशिश है। विपक्ष एक हो अच्छी बात है, विपक्ष का रहना भी जरूरी है, क्योंकि मैं पिछले 9 साल से देख रहा हूँ पार्लियामेंट में विपक्ष का दर्जा किसी को नहीं था। तो अच्छी डेमोक्रेसी तो मतलब यही होता है कि डेमोक्रेसी का मतलब कि विपक्ष भी जिंदा रहे। तो जिंदा रहने की कोशिश तो कर रहे हैं वो लोग। कह रहे हैं कि बीजेपी ने तो हमसे डर के इंडिया का शब्द प्रयोग करने से हट गए। वो उनकी सोच है, क्या कहते हैं। आपको लगता है सिर्फ भारत होना चाहिए? सिर्फ भारत। और अगर हम भारतवासी हैं। और आगे चड्ढा कह रहे हैं कि इंडिया नाम हमने रखा, अगली बैठक में हम भारत नाम रख देंगे, तो ये बीजेपी वाले तो उसको भी चेंज कर देंगे। मैं कहता हूँ उनका भी फर्ज है, उन्होंने भी अब अपने आप को भारतवासी ही कहना चाहिए। अच्छा, अगर भारत रखेंगे तो आप ठीक है, अगर अपने गठबंधन का नाम भारत रखें तो अच्छा है। कुछ भी रखो, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। इंडिया गलत है। अपने आप को उन्होंने भी भारतीय ही बनना चाहिए। तो भारतीय इस देश का 142 करोड़ आदमी अपने आप में भारतीय होने चाहिए। भारत, हम यहाँ का, हमारी संस्कृति पुरानी है। अगर देखोगे तो दुनिया की सबसे पुरानी संस्कृति भारत की है। तो भारत रख लेना अच्छी बात है। हाँ, बहुत अच्छी बात। तो आप लोग सपोर्ट करेंगे भारत नाम का? जरूरत ही नहीं। मैं कहता हूँ आप हम नहीं, 142 करोड़ आदमियों ने सपोर्ट करनी चाहिए। सरकार बनाने में या नाम नहीं, से? सरकार तो आती जाती रहती है, सरकार का इससे कोई संबंध नहीं है। तो लोगों के सेंटिमेंट नहीं चेंज होंगे? आप देखिए, जो भी बाहरी आक्रमणकारी आए, मुस्लिम के तौर पर आए, मुगल के तौर पर आए, अंग्रेज आए, उन्होंने ही तो हमारे भारत का रूप बिगाड़ा। क्या हमारे इस सिस्टम को बिगाड़ के उन्होंने अपनी चीज़ें हमारे ऊपर थोप दी। हमारी भारत की अगर पुरानी आप सारी चीज़ों को देखोगे, हमारे महीनों के नाम, हमारे सप्ताह के नाम क्या थे। आज आप देखोगे
हमारी जो फसल है वो फागुन चैत के बाद कटती है, उसी हिसाब से बजट बनता है, नई फसल आती है, पुरानी को काट के हम बेचते हैं। तो इसीलिए चैत, बैसाख, जेठ, साढ़, सावन, सर्दी गर्मी देसी महीने के हिसाब से आएगी, अंग्रेजी से कभी नहीं आती। कई बार लोग कह देते हैं कि जुलाई लग गया बारिश नहीं आई, लेकिन वो जुलाई को नहीं देखते, हम देखते हैं हमारा सावन कब आएगा, सर्दी कब आएगी। मंगसर के बगैर सर्दी आती ही नहीं, कार्तिक मंगसर के बगैर। और अगर हम कहें कि देखो जी नवंबर आ गया सर्दी नहीं आई, गर्मी नहीं आई, गर्मी तो हमारी जेठ के महीने में आएगी, वो मई जून को कभी नहीं देखती। ये तो हमारा सिस्टम को उन्होंने बदल दिया। अब अगर आप सप्ताह के दिन देखोगे तो हमारे नाम क्या थे और हमारे को कितना बिगाड़ दिया। आप अगर पुराना इतिहास देखोगे, संडे मंडे जो अंग्रेजों ने हमारे को नाम दिया, संडे का क्या मतलब है, सन का डे। पश्चिम के देश के लोग संडे क्यों मनाते थे? एक दिन उनकी अपनी चमड़ी जो गड़ जाती थी वो धूप सेकते थे। क्या हम जेठ के महीने में हिंदुस्तान नहीं, भारतवासी भी संडे को धूप सेकेंगे? हमारे तो गर्मी है, लू चलती है, हम भी उन्हीं की बात को सुन के संडे क्यों? हमारे अपने जो दिन थे वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उनका ज़्यादा अर्थ था। तो वे संडे मंडे सब बदल देंगे? मैं तो कहता हूँ बदल नहीं। आप ईमानदारी से बताइए, आज से 1000 साल पहले हमारा संडे नहीं था। संडे तो उन्होंने अपने आप, जो पश्चिम के देश हैं, जो ठंडे देश हैं, उन्होंने कर रखा था भाई एक दिन की छुट्टी मनाओ सन के डे को। तो ये मोदी जी की प्लानिंग भी है क्या आपकी इस अरे बारे आप में? केवल के प्लानिंग किसी के नाम लेकर कर रहे हो। सारे भारत का आदमी चाहता है कि हमारे पुराने जो महीने हैं, पुराने सप्ताह के दिन हैं, पुरानी जो हमारी हिंदी भाषा है वही रहे। लेकिन ये तमाम जो फीलिंग्स हैं, जो भावनाएं हैं आम वो जन के जहन में, ये मोदी जी तो जगा रहे हैं। आप लोग तो कह रहे हैं कि हम सनातन धर्म को आगे लेकर जा रहे हैं। 2-2.5 साल का इतिहास अगर देखोगे, हमारे इतिहास को बिगाड़ के रख दिया। अब दोबारा समय आया है, एक ऐसी सुनहरी मौका है कि हमें नेतृत्व मिला है नरेंद्र मोदी जी के देख रेख में, हमें इसका भरपूर फायदा उठाना चाहिए। तो जो इंडिया का मकसद है, आपको लगता है कभी कामयाब हो पाएगा? जो तमाम दल मिल रहे हैं, आपको टक्कर दे पाएंगे? राजनीतिक सोच अलग है, राजनीतिक पार्टियां अलग हैं। अच्छी बात है, मैं कहता हूँ विपक्ष का अच्छी बात है एक हो, लेकिन मुझे लगता नहीं उनकी विचारधारा अलग अलग है। वोट लेने के लिए अलग बात है, देश को चलाने के लिए एक विचारधारा भी जरूरी है। क्या आप मान के चलोगे, मैंने कई पार्टी, इसी गठबंधन की पार्टियों का मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो कहते हैं कि हमारी सरकार अगर आई तो हम धारा 370 दोबारा लगाएंगे। क्या है ये? कोई उनसे पूछने वाला हो ये क्या है? हजारों साल पुराना भारत जिसका दुनिया में नाम था, इसी गठबंधन के कुछ एक लोग उस सनातन के नाम से भी परहेज कर रहे हैं। अरे यार, कम से कम ये देश जिस भारतवासियों का ये देश है, उसका नाम तो मत मिटाओ, उसके धर्म का नाम तो मत मिटाओ। क्या मिलेगा हमें? आज एक ऐसी बात, जाति, गोत्र, क्षेत्र, ये छोटी छोटी विचारधारा में अगर हम बट जाएंगे तो विकसित देश कैसे कहलाएंगे? विकसित देश तभी होगा जब हम जात, धर्म, गोत्र, क्षेत्र इन चीज़ों में ना पड़े। अब विकसित देशों में ये चीज़ कभी नहीं होती, यहाँ है इस देश में। वोट लेने के लिए छोटी छोटी पार्टियाँ कुछ क्षेत्र का नारा दे देती हैं, इवन यहाँ तक के गोत्र का नारा भी दे देंगे। क्या है ये? क्या आपने कभी यूरोपियन कंट्री जो विकसित देश हैं, अमेरिका जैसा देश, क्या कभी अपने पीछे देखा ये नाम के गोत्र भी लिखो? आप कह रहे हैं कि वो लोग अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस तरीके की कुछ चीजों भी का हो, लेकिन ये इस्तेमाल तो कर अच्छा रहे हैं। नहीं, देश इतने ये नहीं है। आरोप तो बीजेपी पर लगता है साफ तौर पे। लोग किसी कहते हैं कि बीजेपी लोगों को तोड़ने का काम करती है, दंगे कराने का काम करती है, हिंदू मुस्लिम को बांटने का काम केवल एक करती चीज़ है। की ज़रूरत है, हम वोट लेने के लिए मेंबर पंचायत से लेकर पंचायत के चुनाव तक, विधानसभा से लेकर लोकसभा तक, चुनाव तो एक प्रक्रिया है जिससे केंद्र और प्रांतों में सरकार बनती है, गांव की भी सरकार बनती है। लेकिन इसके बाद, सरकार बनने के बाद, हमारा निशाना केवल एक हो कि ये देश मजबूत कैसे हो, आगे हम कैसे बढ़ सकते हैं, उस विचारधारा से देश आगे बढ़ेगा। आपस की लड़ाई झगड़े, गोत्र क्षेत्रवाद से हम नहीं आगे बढ़ सकते। तो देश को एक करने का इरादा इंडिया गठबंधन का तो नहीं है? उनकी क्या सोच है मुझे नहीं पता, लेकिन देखो हम इन चीज़ों की वजह से आप देखते होगे, मैं तो हरियाणा में देखता हूँ, अगर कोई अच्छा मैसेज देने वाला कोई आदमी, कोई आर्य समाजी है, कोई देश की बात करता है,
वहाँ भीड़ कम मिलेगी, थाने तहसील में ज़्यादा मिलेगी। भाई का भाई से झगड़ा, मियाँ बीबी का झगड़ा, पड़ोसी पड़ोसी का झगड़ा। और अब तो आप देखोगे महिला थाना में भी हज़ारों की भीड़ रहती है हर रोज़। कहाँ से चले थे, हम कहाँ पहुँच गए? क्या अब ये समय नहीं आ गया कि हम एकजुट होकर आगे बढ़े? तो ये प्रॉब्लम सिर्फ हम भाईचारा बना के नहीं रख रहे इस वजह से है, या फिर कुछ भी हो, लेकिन ये- प्रशासन कंट्रोल नहीं कर पा रहा है क्राइम्स को? हम केवल अपनी या फिर रिपोर्ट हम ज्यादा हो केवल रहे हैं? राजनीतिक फायदा लेने के लिए हमने आपस में झगड़े करवा बैठे। पिछले कई साल से मैं देख रहा हूँ, जैसे देश जैसे जैसे आज़ाद हुआ, शुरू के साल तो बहुत अच्छे निकले, बाद में धीरे 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 पता नहीं कौन सी आग लगी है आप देश में। राजनीतिक फायदे के लिए आपसी झगड़ों की बात कह रहे हैं कि पार्टियां कराती हैं, और मेरा वही पार्टियां सवाल नहीं, था, लोग कर रहे हैं। मैं कहता हूँ आप किसी गांव में लेकिन जाइए, ये आरोप तो बीजेपी पर लगा रहे हैं तमाम ऐसा है, विपक्षी दल। आप एक किसी गांव में जाके देखिए, गांव में एक जाति से दूसरी जाति के खिलाफ पंचायत का चुनाव लड़ेंगे, एक गोत्र के खिलाफ छोटे दूसरे गोत्र इकट्ठे हो जाएंगे। क्या यही सोच लेके हम भारत को आगे चले थे? क्या देश की आज़ादी हमने इसीलिए ली थी कि उस टाइम देश का 100% आदमी अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी? तब ये नहीं था कि किसका राज आएगा, किसका नहीं आएगा, किसको फ़ायदा मिलेगा, किसको नुकसान मिलेगा। उस वक्त तो सारी आबादी एक थी। लेकिन इस 75 साल के दौरान आप खुद देख रहे हो, मेरे बताने की ज़रूरत नहीं। आप कह रहे हैं कि जातियों की बात नहीं होनी चाहिए, नहीं लेकिन होनी हरियाणा चाहिए। में अगर बात करें तो बिल्कुल भारतीय नहीं होनी जनता पार्टी तो जानी इसलिए जाती है कि गैर जाट वर्सेस जाट की राजनीति। ये अखबारों की या दूसरों की सोच है, ये कभी नहीं करता। देखो, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी तो उत्तर से लेके और दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, उनकी एक ही राजनीति है कि देश एक हो के हम आगे बढ़े। तो हरियाणा में जाट गैर जाट कुछ नहीं है? हम तो देखो, हमने तो ये राजनीति नहीं की। पार्टी कर रही है क्या? नहीं, पार्टी भी कहाँ करती है, तो अब दूसरों के तो द्वारा ये बातें तो बहुत सारी चलती रहती है ना, आपने भी सुनी होंगी। ऐसा है, ये तो जिसको जो अच्छी लगती है वो कह देता है कि फला ने कह दिया, उसने कह दिया। कोई भी अच्छा पॉलिटिकल आदमी धर्म, जाति, गोत्र, क्षेत्र की बात नहीं करता, और करनी भी नहीं चाहिए। नहीं करने। ठीक है, हम चुनावों की बात कर रहे थे, और चुनावों के बाद एक सबसे बड़ा सवाल वन नेशन वन इलेक्शन, जो अब अभी सबके दिलों में खलबली मची हुई है। सब कह रहे हैं कि अगर एक साथ चुनाव हो गए तो क्या होगा, कुछ कह रहे हैं कि कैसे होगा, हमारे पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। आपको क्या लगता है, ये जो स्पेशल सेशन अभी संसद का बुलाया गया है, इसमें देखो, अभी तो एजेंडा आया नहीं है, लेकिन इसमें कोई बुराई भी नहीं है। हम रोज रोज के चुनाव में ऊब जाते हैं, कभी आचार संहिता लग जाती है, कभी चुनाव किसी चीज़ के आ जाते हैं, कोई बाई इलेक्शन आ जाता है, कोई किसी चीज़ का आता है, आज उस स्टेट में हमारा ध्यान बंट जाता है। अच्छी बात है अगर हम एक समय ऐसा आए कि एक देश में एक बार ही चुनाव हो, तो इससे तो मैं मानता हूँ इससे अच्छी सोच तो नहीं हो सकती। तो अरविंद केजरीवाल तो बार बार कह रहे हैं ऐसा बिल्कुल भी होने नहीं देना है, वो उसकी मर्जी है कि बीजेपी वाले एक बार वोट मांगने आएंगे, उसके बाद दिखेंगे भी नहीं 5 साल तक। क्या केवल हम सारे 5 साल वोट ही मांगते रहेंगे? काम तो करेंगे देश के लिए। वोट का तो केवल एक 25 या 30 दिन का पीरियड है, उसके बाद हमारे पास समय होता है हम प्रदेश या देश का विकास करें। तो वो विकास प्रॉपर तरीके से हो रहा है? मैं तो मानता हूँ आज से 9-10 साल पहले जो कनेक्टिविटी रेल की, जहाज़ की, सड़क की, पानी की, गरीब से गरीब आदमी को 80 करोड़ को भी अनाज मुहैया करवा देना, कौन हर घर में जल, नल में जल। केवल यही नहीं, मुझे याद है कि एक समय था बिजली का उत्पादन 17-18 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से MOU होता था, आज मात्र 2.5-3 रुपये में होता है। देखो, हम आगे तो बढ़े हैं, आप खुद देखते हो गए। लेकिन परेशानियां अभी खत्म कहाँ हुई हैं? नहीं हुई बहुत है, ऐसे खत्म काम नहीं। है कि अब मैं कहाँ कहता हूँ खत्म हुई है, खत्म होने में समय लगेगा। कितना? अब हम सब मिलके एकजुट होंगे तभी 2047 तक हम विकसित देश बन पाएंगे। लेकिन मैं मानता हूँ अगर इस प्रकार हम चलते रहे तो फिर मुश्किल हो जाएगा। परेशानियां हैं, इसमें दो राय नहीं, क्योंकि इतना बड़ा भूभाग नहीं है हिंदुस्तान का, भारत का। 142 करोड़ जनसंख्या का वजन बोझ ढोस के आप खुद देखते होगे, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, चाइना को भी अगर हम देखें जिसकी बड़ी आबादी थी, हमारे से भौगोलिक क्षेत्र में चाइना का क्षेत्र भी बड़ा है। पाकिस्तान जिसको हम बार बार कोसते हैं, आबादी के हिसाब से, क्षेत्र के हिसाब से उनका रेशो भी हमारे से ठीक है। अब समय आ गया बल्कि ये आबादी को कंट्रोल करने का भी बिल आना चाहिए।
ये बहुत ज़रूरी है। जनसंख्या के अगर ऊपर हम रोक नहीं लगाएंगे तो कोई अच्छी बात नहीं है। तो लगातार मोदी जी इसको लेके अपने बयानों में कहते भी आए हैं और तमाम मैं कहता हूँ अकेले आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का इशू नहीं होना चाहिए, ये हम सब का होना चाहिए। प्लानिंग और विजन तो उन्हीं का ही है ना, उन्हीं की लीडरशिप में आपकी पार्टी काम कर रही है। देखिए, जो आदमी 24 घंटे में से 18 घंटे काम करे, जहाज में भी काम करे, रेल में भी काम करे, सोए तब भी पता नहीं वो सोता है कि नहीं सोता। कम से कम इस देश को तो एहसान मानना चाहिए कि ऐसा आदमी आपको मिला है, हमारे को मिला है, जिसकी का एक विजन है। तो इसमें बुराई क्या है? तो राहुल गांधी उनको टक्कर दे पाएंगे कभी? वो तो राहुल जाने वो किस प्रकार। आप क्या सोचते हैं, क्योंकि आपके एक्सपीरियंसेस और आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है, आपकी मैं सोच कहता हूँ क्या देश कहती के है? लिए नरेंद्र मोदी बहुत ज़रूरी है। एक ऐसा समय है जब दुनिया की बड़ी ताकतें आपस में लड़ रही हैं। हमारे अड़ोस पड़ोस का माहौल को ज़्यादा अच्छा नहीं है। चाइना अपने आप में जो उनकी नीति है, दूसरे के एरिए को हड़पना, और आर्थिक तौर पर उन्होंने अमेरिका तक को भी टक्कर दे दी। रसिया यूक्रेन का झगड़ा है, कहीं ईरान इराक में दूसरी बातें हैं, कहीं कोई किसी प्रकार की समस्या चारों तरफ खड़ी है। तो इन सबसे सिर्फ मोदी जी लड़ सकते हैं आपको? इन हालात में अगर हमने, मोदी जी नहीं, ये भारत लड़ सकता है। भारत को मजबूत करना पड़ेगा, और वो क्योंकि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही ज़्यादा संभावित है। ठीक है, आप कह रहे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और तभी उभर कर आ पाएगा। मोदी जी हैं, ठीक है, सरकार चला रहे हैं, लेकिन आम लोग वो ये भी तो सोचते हैं कि हमें रोजगार मिलने चाहिए, बिल्कुल हमारी मिलने परेशानियां खत्म होनी बेरोजगारी एक चाहिए, बड़ी समस्या है हमारे हमें देश में। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा मिलना चाहिए, सही है। बिजली, पानी, सड़कें, बेसिक जो फैसिलिटीज होनी चाहिए। बिल्कुल। महंगाई आप देखें कितनी ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से बढ़ रही है। देखिए, इस आप सबको कौन सी कंट्रोल, महंगाई की बात कर रहे हो? मेरे ये बात, मैं इस बात से मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ। महंगाई नहीं है आपको लगता है? सुनो एक बार, क्या किसान जो पैदा करता है वही महंगाई नजर आती है हमें? आप ईमानदारी से बताइए, आज से 50 साल पहले किसान की फसल का क्या भाव था, आज क्या भाव है? उसके मुकाबले में दूसरी चीज कितनी ज़्यादा तेजी से बढ़ी है, कितनी तेजी से, वो 100 गुना से भी ज़्यादा बढ़ गई। वो बेचारे 10 गुना बढ़ने में भी किसान अगर कोई नहीं, तो टमाटर, किसान को तो बेनिफिट आलू, नहीं मिल रहा है ना, गेहूं कोई किसान चीज को पैदा बेनिफिट करता मिल नहीं रहा है, है। उसके ऊपर हम बहुत ज़्यादा चिल्लाते हैं, मीडिया के लोग भी, पॉलिटिकल आदमी भी, कि महंगाई महंगाई। मैं कहता हूँ किसान अब भी बेचारा मर्या पड़ा है। किसान जो तो वही तो सवाल है कि किसानों को तो बेनिफिट मिल नहीं रहा है। 200 रुपए किलो टमाटर बिकते हैं, कभी 250 बिकते हैं, की हालत कभी नहीं 280 देखी बिकते है। हैं। जो असल किसान है वो क्या है? इस देश में इंसान और पशु दोनों प्रकार के हैं, और इंसान और पशु के बीच में जो कौम है उसका नाम है किसान। सुबह कभी वो नहा के नहीं जाता खेत में, सारा दिन मेहनत करके रात को आके ही नहा के सोता है। क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि उसका उत्पाद को भी कोई फायदा मिले? तो वही तो पूछ रहे हैं, उसके लिए क्या प्लान है सरकार तो का? देखो, ऐसा है, धीरे धीरे, जैसे बाजरा था, हमारे जो उत्पाद थे उनका रेट इस सरकार ने अच्छे तौर पर बढ़ाया है। और अब तो माननीय मोदी जी ने एक नई जो पहल की है, खासकर कनेक्टिविटी के नाम से, हमारे अभी जो G20 था, जिसमें लगभग 8 देशों ने मिलकर ये जो रेल कॉरिडोर बनाने की सोची है, उसके बाद इस देश का किसान अपना उत्पाद यूरोपियन कंट्रीज़ में, अमेरिका जैसे देश में, अरब कंट्रीज़ में बड़े आसानी से भेजेगा। हम इंपोर्ट की बात हो, एक्सपोर्ट की बात हो, ऐसी कनेक्टिविटी हमारे इस देश को कभी नहीं मिली थी। हमें चाहे वहाँ से इंपोर्ट क्रूड ऑयल लेना हो या हमें अपना उत्पाद बेचना हो, ये सोच एक मोदी जी की लंबी सोच है। और किसान को बचाने की, मैं कहता हूँ, इससे सबसे बड़ा फायदा किसान को ही आप कह रहे सबसे बड़ा फायदा किसान को पहुंचाने की आप लोगों की कोशिश है, लेकिन सबसे बड़ा किसान आंदोलन भी आप की सरकार के टेन्योर में हुआ। देखिए, सही है, आंदोलन, भूखा आदमी आंदोलन कर बैठता है। अब मैं फिर कहता हूँ, उसकी आप गांव में जाके हालत देखिए सारे देश में, तो कई बार किसान अपनी बात को करता है और वो आंदोलन कई बार थोड़ा सा दूसरा रूप ले लेता है, वो भी कोई ज़्यादा अच्छी बात नहीं। इसके बावजूद किसान के लिए सभी पार्टियों ने एक होकर किसको आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है। अगर किसान इस देश का मर गया, आप और हम कहाँ से खाना खाएंगे, कहाँ से सब्जियाँ लेंगे, कहाँ से दूध लेंगे? तो आपकी पार्टी सोचती है इस बारे में? बिल्कुल सोचती है, इसीलिए तो दुगनी आमदनी कैसे हो, ये सोच है माननीय प्रधानमंत्री जी की। लेकिन किसान तो खुश नहीं है ना,
किसान तो लगातार मैं कहता है फिर कि कहता भाई हूँ किसान- हमारे साथ ठगी हो रही है। मैं कहता हूँ किसान खुश कैसे होगा? किसान का जो काम धंधा है वो बेचारा पशु की तरह काम करता है, वो अपने बच्चों की फीस या बीमारी के टाइम पर दवाई भी नहीं खरीद पाता, मर जाता है। इसलिए सभी पार्टियों ना का एक ध्येय होना चाहिए कि हम इस किसान को जिंदा रखें, इसके बारे में भी सोचें। जरूरी थोड़ा है कि मल्टीनेशनल कंपनियां या दूसरी कंपनियां ही आपका बाजार व्यापार बढ़ा के अपने उत्पाद का ज़्यादा फायदा ले लें, उसकी तरफ भी सोचो। सोचना तो चाहिए और तमाम पार्टियों को तो सोचना ही चाहिए, लेकिन जिसकी सरकार होती है सबसे बड़ी जिम्मेदारी उसी की बनती मैं है। कहता हूँ आप लोगों की देश में भी है, प्रदेश में भी है, ऐसे और हमारा मामले में प्रदेश तो कृषि प्रधान है। प्रदेश और केंद्र की सभी पार्टियों ने मिलकर इस बात को कभी ना कभी बैठ के करना चाहिए कि हम तुम्हारे साथ हैं, किसान के लिए कुछ न कुछ करो। क्या करना चाहिए, आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए कि वाकई में किसानों की जो सूरत है और फिर दूसरी परेशानियां बात, हैं वो खत्म हो नंबर पाएं? 1, इतनी बड़ी हुई आबादी, इसको हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। आज किसान मजबूरी में क्या कर रहा है, आपको कोई भी चीज़ ऑर्गेनिक तौर पर पैदा नहीं कर रहा नहीं है। कर रहे हैं। कहीं डीएपी, कहीं यूरिया, कहीं छिड़काव की दवाइयाँ, ज़मीन की अपनी ताकत नहीं बची। ज़मीन को तो हमने रबड़ बना दिया। आप देखते हो कि थोड़ी सी आधा इंच बारिश हो जाती है तो भी पानी ऊपर रहता है। एक समय था जब ज़मीन की ताकत थी, तो जब उसको हम हड़ से जोतते थे तो वो पानी चाहे 1 फुट पानी होता तो भी ज़मीन पानी पी लेती थी। अब नहीं, अब वो रबड़ का रूप ले चुकी है। उसमें जो भी पैदा होगा, गेहूँ, जीरी, बाजरा, जो भी पैदा है वो कहीं ना कहीं मिलावटी है, 100% मिलावटी है। और उससे जो पशु चारा खाएगा वो भी दूध असली नहीं हो सकता। इसलिए ये सोचना हमें अब पड़ेगा कि हम किसान को भी जिंदा रखें, और जब तक हम आबादी को कंट्रोल नहीं करेंगे मुझे नहीं लगता कि इसका कोई समाधान। आबादी को कंट्रोल तो करना है ही, और मुझे लगता है अब अगली कोशिश पीएम मोदी और आपकी नहीं, टीम की ये रहने वाली है। आप अकेले पीएम मोदी का और ये हमारा क्योंकि इतने बड़े बड़े जो मैं कहता हूँ ये एजेंडाज हैं, हर परिवार की जिम्मेवारी है कि वो आबादी को कंट्रोल करे। सबको इसमें मिलकर सहयोग करना पड़ेगा। लेकिन अब तमाम चीज़ों का हम जिक्र कर रहे हैं, हाल ही में हमने देखा, आप कह रहे हैं भाईचारा बना के रखना चाहिए, बिल्कुल। लेकिन हमने हाल ही में देखा किस तरीके से नूह हिंसा में पूरा प्रदेश दहल उठा। बहुत बुरी बात, बहुत ही बुरी बात किसी तरफ से हुई हो। और मैं मानता हूँ ये जो आज का ये मोबाइल और ये जो आईटी क्षेत्र है, इसने ज़्यादा कहीं ना कहीं आग लगाई है, और इस प्रकार की बातें हमें पीछे लेके जाती हैं। क्योंकि मैं तो मेवात से भी विधायक रहा हूँ, इस प्रकार की बातें यहाँ नहीं थी। ये जो भी हुआ, ये ऐसे प्रकरण देश के किसी हिस्से में कहाँ से आई, क्यों हुई, और इतनी परिस्थितियाँ कैसे हो गई खराब? कहीं ना कहीं दोनों तरफ से ही कुछ ऐसी बातें आई हैं जिसका रिजल्ट इस प्रदेश को बहुत भुगतना पड़ता है। अब बीजेपी लगातार ये कह रही है, हरियाणा के गृह मंत्री भी लगातार ये कह रहे हैं कि मामन खान का इसमें इन्वॉल्वमेंट है। नहीं पता, वो तो देखो उनकी लोकेशंस इन्वेस्टिगेशन मिली हैं। एजेंसियां हैं, वो देख लेंगी किसका कसूर है किसका नहीं है। लेकिन मैं तो केवल एक बात कहना चाहता हूं कि ऐसा प्रकरण दोबारा देश और प्रदेश के किसी हिस्से में ना हो, चाहे वो जातिगत हो, चाहे वो धर्म के नाम पर हो, चाहे क्षेत्र के नाम पर हो, कोई ज़्यादा अच्छी बात नहीं। चर्चाएं सोशल मीडिया पे भी बहुत सारी इसको लेके चली कि ये बीजेपी ने किया है। अब चुनाव आने वाले हैं तो बीजेपी ने ये हिंसा कर दी है यहाँ पे। पता नहीं, वो तो जिसकी सोच है उसको उसी प्रकार की बात करेगा। कभी जाट आंदोलन करा देते हैं, कभी यहाँ पे नूह में हिंसा करा देते हैं, कभी किसानों को इतना ज़्यादा परेशान कर देते हैं कि इतना बड़ा आंदोलन करना पड़ता है उनको। मैं फिर दोबारा आपको यही कहना चाहता हूँ कि किसान है वो बेचारा इंसान और पशु के बीच की कौम है, उसको कोई बहका दे बहक जाता है क्योंकि भूखा है, उसके पास वो साधन नहीं है जो बाकी आदमियों के पास है। सरकारी सेवाओं में एक पीएन की भी आर्थिक पोजीशन ठीक है बशर्ते किसान की, छोटा दुकानदार भी उसकी तुलना में ठीक है, व्यापारी भी ठीक है। तो किसान एक ऐसा है जो बेचारा दिन रात मेहनत करता है, और उसको अगर आप बहकाओगे तो वो ज़रूर कुछ ना कुछ तो फिर सोचेगा कि भाई मैं ही या मेरे परिवार के साथ ऐसा क्यों, मुझे भी तो वो सुविधा चाहिए। अब चुनावों की बात है और हरियाणा में भी लगातार तमाम दल कोशिश कर रहे हैं। इंडिया जो बना है उसके भी अलग अलग पार्टीज हरियाणा में भी हैं। अब लगता है सक्सेसफुल हो पाएगा कि आप एक साथ, एक बात तो गठबंधन की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि नहीं हरियाणा में हम अलग चुनाव लड़ेंगे, या कैसे संभव होगा इंडिया का? वो तो उन पार्टियों का मतलब वो कैसे करेंगे। हम तो ये कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में बहुत मजबूत है, और चुनाव जब आएगा तो देख लेना, फिर हम दोबारा से 10 की 10 सीटें जीतेंगे। प्रदेश में प्रदेश सरकार की भी बात कर मैं लेते केवल हैं। लोकसभा की बात कर रहा हूँ।
प्रदेश सरकार का क्या लगता है? प्रदेश सरकार का, प्रदेश के चुनाव लड़ने वाले लोग जाने जो भी कैंडिडेट विधानसभा के लिए होंगे, हम तो क्योंकि 2 बार से लोकसभा के सांसद हैं और पार्लियामेंट में फिर भी नरेंद्र मोदी जी पहले से ज़्यादा सीट लेके सारे देश में जाएंगे। तो जननायक जनता पार्टी आपकी सहयोगी है प्रदेश में, हाँ है। उससे बेनिफिट मिलेगा आपको आपके चुनाव में? देखिए, पार्टी जो ऊपर से सोच के करती है वो ठीक ही है और हमें तो जेजेपी से कोई नुकसान नहीं है। मतलब व्यक्तिगत अगर मेरे से फायदा कोई है पूछे बीजेपी से। तो मैं तो चो देवलाल की फसल से ही निकले हुआ। हमारी विचारधारा तो एक जैसी थी, हमें कोई नुकसान नहीं। कोई नुकसान नहीं है, आपको बिल्कुल फायदा है पूरा। मैं बताऊँ, हमारी तो विचारधारा वहीं से निकली थी। भिवानी महेंद्रगढ़ से आप आते हैं, बहुत सारी समस्या वहाँ के लोगों की भी है और रोजगार भी उसमें से एक है। बिल्कुल है, बेरोजगारी है, पानी की भयंकर कुछ समस्या है। कुछ कर पाए इस रोजगार की समस्या के लिए? देखिए, ऐसा है, अगर हम रोजगार स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से देखें तो पहले कहीं ना कहीं सिफारशी लोग लगते थे और इसके बाद एजुकेशन में का हब हमारा महेंद्रगढ़, दादरी और भिवानी की तरफ का लड़का बहुत ज़्यादा पढ़ता है। आप एजुकेशन की संस्थाएं देखोगे तो राष्ट्रीय स्तर पर सिविल सर्वेंट में भी, चाहे वो सिविल सर्विसेज हो, जुडिशरी की सर्विसेज हो, प्राइवेट सेक्टर की हो, हमारे बच्चे ज़्यादा निकल के आते हैं। उसका फ़ायदा हमें मिला है। रही पानी की समस्या हमारे थोड़ी ज़्यादा है क्योंकि हम बिल्कुल टेल पर हैं, राजस्थान के बॉर्डर पर लगती है सारी लोकसभा क्षेत्र, तो जो भी नहर आती है उनका टेल पोर्शन है। पिछले सालों की तुलना में हमें टेल पर ज़्यादा पानी मिला है, हालांकि अभी तक हम उस पोजीशन में नहीं आए हैं। आपूर्ति नहीं हो पाई है। नहीं, पूरी नहीं हो पाई है। अभी कुछ नहरें ऐसी हैं जिनमें पानी बिल्कुल नहीं आता, लेकिन पहले की तुलना में हमें स्थिति बड़ा बेहतर हुई है। तो और बेहतर करने के लिए इसको क्या प्रयास हैं आप? बेहतर करने के लिए यही है कि जैसे आज के दिन WJC की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए प्रदेश की सरकार और केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय ने हर खेत में पानी देने के लिए बड़ा बजट देश में तैयार किया है। उसी के माध्यम से प्रदेश की सरकार ने WJC की कैपेसिटी कैसे बढ़े, उसके बाद JLN की कैपेसिटी कैसे बढ़े, सुंदर सिस्टम की कैसे बढ़े, हांसी ब्रांच की कैसे बढ़े, क्योंकि इन्हीं की टेल भिवानी, महेंद्रगढ़ और दादरी में पड़ती हैं। चाहे वो सतनाड़ी फीडर है, महेंद्रगढ़ कैनाल है, लुहारू फीडर है, सिवानी फीडर है, या जूई और निगाना फीडर है, या सुंदर की टेल है, ये सारी की सारी मेरी लोकसभा क्षेत्र में पड़ती हैं। और इनकी रिमॉडलिंग का काम, कैरियर चैनल जो ऊपर से हैं उनकी कैपेसिटी बढ़ाने का काम तेज़ी से चल रहा है। अभी तक हमें पूरा फ़ायदा तो नहीं मिला है, लेकिन मैं मानता हूँ कि ये रफ्तार इसी तरह रही तो एक दिन हमें फ़ायदा मिलेगा। एक दिन, वो एक दिन कब आएगा? अब क्योंकि हम पहले नहीं संभाल पाए। देखिए, ये कभी, क्योंकि 9 साल तो हो गए ना आप देखिए MP हैं, लगातार काम कर रहे हैं। आप अगर JLN के सिस्टम को देखोगे तो कभी ये चौधरी बंसीलाल के टाइम पर बनी थी, आज से 50 साल पहले, 50 से भी ज़्यादा टाइम होगा। तब से बीच में हमने इनकी रिमॉडलिंग नहीं करी, तब से अब जाके वो JLN को भी, महेंद्रगढ़ कैनाल को भी, सतनाड़ी फीडर को भी, जूही फीडर के भी दोबारा से जो रिमॉडलिंग का काम चला है अच्छा पैसा देके, तब जाके ना इसमें सुधार आया है। और क्योंकि पीछे कुछ एक चैनल अभी ऐसे हैं, JLN नंबर 1 और हांसी ब्रांच, इनकी कैपेसिटी बढ़ाने का काम पैसा दे रखा है, काम स्टार्ट वो कब तक हो पाएगा? मैं कहता हूँ इस आस के सारे हम जिंदा हैं। जहाँ 9 साल में हमने इतनी इंप्रूवमेंट करी है, मुझे लगता है 1-2 साल में और कंप्लीट हो जाना चाहिए। चुनाव तो आ जाएगा तब तक। कोई बात नहीं, चुनाव तो एक प्रक्रिया है, हम चुनाव से संबंधित नहीं कहते, हमने तो आने वाले समय को देखना है। चुनाव तो कभी पंचायत के, कभी विधानसभा, कभी लोकसभा, कभी इकट्ठे, कभी अलग अलग। चुनाव तो हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है। हमें तो रेगुलर परमानेंट समाधान क्या हो, केवल इस बात पर सोचना। तो परमानेंट समाधान तो युवाओं को भी नौकरी के लिए चाहिए। बिल्कुल अब कोई चाहिए। बड़ी इंडस्ट्रीज कैसे ये सही आए, बात है। देखो, कैसे रोजगार के आप देखिए, अवसर हमारा लोगों के लिए क्षेत्र लेकर ऐसा आए है जहाँ रॉ मटेरियल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। न हम कोई समुद्री तट पर हैं, ना कोई ऐसा उत्पाद है हमारे यहाँ रॉ मटेरियल के तौर पर छोड़ के खाद्यान्न पदार्थ। सरसों है, बाजरा है, गेहूँ है, कपास है, यही तो चीज़ है। इस सेक्टर की बड़ी इंडस्ट्री ज़्यादा कामयाब नहीं है। इसलिए बड़े लोग, जो बड़ी इंडस्ट्री है, मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, वो या तो समुद्र के साथ साथ जहाँ कनेक्टिविटी दूसरे देशों से जुड़ती है, या दिल्ली के आसपास। और हम इस बात के लिए ही अब ज़्यादा आश्वस्त हैं क्योंकि हमारा जो क्षेत्र है वो दिल्ली के पड़ोस में है।
पहले रेल और पहले तो एनसीआर में ही था ना। हाँ हाँ, अब भी एनसीआर में है। हम कोशिश कर रहे हैं कि एनसीआर में ना रहे, लेकिन अब सड़कें अगर हम दिल्ली से निकल जाएं तो दिल्ली में जितना टाइम लगता है उससे कम टाइम हम अपने क्षेत्र में तो दिल्ली से निकल के फायदा है, एनसीआर से निकल के फायदा हाँ हाँ हाँ। देखिए, अगर आप दिल्ली से निकल के भिवानी जाओगे तो दिल्ली में 1.5 घंटा लगेगा, आगे केवल 1 घंटा 10 मिनट। इसी प्रकार गुड़गांव से निकलोगे, गुड़गांव तक ज़्यादा टाइम लगता है, आगे कम लगता है। मुझे लगता है कि जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट है वो सोचता है कि मुझे सस्ती ज़मीन मिले और दिल्ली एयरपोर्ट से मेरी पहुंच जल्दी हो। इस प्रकार के 8-9 नेशनल हाईवे हमारे क्षेत्र में नए बने हैं और अच्छे कॉरिडोर बने हैं, ग्रीन कॉरिडोर के नाम से। अगर हम भिवानी से, महेंद्रगढ़ से, दादरी से अगर बॉम्बे जाना चाहें तो वाया कोटपुतली, अलवर होके, बै रोड होके, ये तो सीधा हमारा कोटपुतली से जोड़ा है दौसा की तरफ से। जो दिल्ली बॉम्बे कॉरिडोर है, आने वाले समय में हम उससे भी जुड़ जाएंगे। हम पहले मेरे क्षेत्र से चंडीगढ़ जाने में 6-7 घंटे लगते थे, आप मात्र 3.5 घंटे लगते हैं। अब बड़ी कनेक्टिविटीज की बात करें, लेकिन अगर अंदर की बात करें, भिवानी महेंद्रगढ़ की सड़कों की हालत कितनी खस्ता है। आप कभी देखोगे, मैं मानता हूँ ग्रामीण सड़क मंत्रालय ने, प्रधानमंत्री जी ने सड़कों के लिए अच्छा खासा बजट दिया है। ये सही बात है कि कोविड के टाइम तो दिख क्यों नहीं रहे हैं सड़कें? कोविड के टाइम पर अगर आप देखोगे तो सारे देश में सेटबैक लग गया है। और आपकी बात से मैं सहमत हूँ, कुछ एक सड़कें ऐसी हैं जिनके ऊपर अब काम चला है, क्योंकि बीच में जो 2-3 साल का जो कोविड, तो लोग ये सोचेंगे नहीं कि अब चुनाव आ रहे तो अब सड़कें बनाने के लिए आ गए। देखो, ऐसा लोगों को हर चीज़ का पता है। हम ये सोचे कि हम ही समझदार हैं, मैं नहीं मानता। मतदाता हमारे से ज़्यादा इस देश का समझदार है। वो देखता है हमारी नीयत क्या है, दूसरे की नीयत क्या है। लेकिन सड़क पे अगर जा रहे हैं, गाड़ी लेकर जा रहे हैं, साइकिल से जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, गड्ढे तो दिखेंगे ना, सिर्फ गड्ढे ही गड्ढे हैं। उन गड्ढों की वजह से एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, पानी भर जाता है तो पता नहीं चलता है कि एक्सीडेंट भी हो जाते हैं लोगों के। मैं कहता हूँ जो मुख्य सड़कें हैं हमारी वो लगभग ठीक होगी। बीच की कुछ सड़कें हैं जिनके ऊपर ठीक बात है कि कोविड के टाइम पर सारे प्रदेश में कहीं ना कहीं सेटबैक लग गया है। सारे प्रदेश नहीं, देश में ही लग गया है। तो ये सेटबैक अब रिवर्स हो पाएगा, अब ठीक हो जाएगी चीजें, सड़कें बन जाएंगी चुनावों तक, या अगले टर्म का वेट करना? मैं एक चुनाव की बात नहीं करता, हमारे लिए तो अच्छी कनेक्टिविटी हमेशा बेहतर हो। तो वो चुनावों के बाद ही हो चाहे काम, पहले बाद में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सरकार बदल जाती है, फिर काम लटक जाते हैं, फिर प्रोसेस तो है वो तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में आती ही है ना। देखो, मैं नहीं, सारा देश मानता है कि केंद्र में कोई सरकार बदलने वाली नहीं, पहले से ज़्यादा सीटें आएंगी भारतीय जनता पार्टी। केंद्र में सरकार बनाने पे और पहले से ज़्यादा सीटें दिलवाने में आपका पूरा जोर है। फिर मेरा से नहीं, इस देश के 142 करोड़ आदमियों का लोगों ने ठान लिया है। ठान लिया। तो आप फिर से क्या लोकसभा जाने की तैयारी? मैं तो पहले से ही कर रहा हूँ, मैं लोकसभा लड़ूंगा, दूसरा कोई चुनाव मैं नहीं लड़ूंगा, केवल लोकसभा लड़ूंगा। तो क्या लगता है ज़्यादा मजबूती कहाँ, विधानसभा में मुद्दे उठा सकते हैं या फिर स्टेट में? ऐसा, मैं 4 बार विधानसभा में रहा हूँ, सरकार में भी रहा हूँ, विपक्ष में भी रहा हूँ। अब क्योंकि जैसे जैसे हमारी उम्र बड़ी होती जाती है तो देश की 2 बार हमें लोकसभा में जाने का मौका मिला है, सारी देश की बातों को समझा है। अब हम बैक क्यों मारें? अब तो हम अपने राष्ट्रीय हित की ही सोच के, तो मोदी जी की टीम में ही काम करना पसंद करेंगे। बिल्कुल। अब बहुत सारी चीज़ें मैं पढ़ रही थी, सोशल मीडिया पे चल रही हैं कि अब पार्टी आला कमान ने फैसला किया है कि जो 2 बार सांसद रह चुके हैं अब उनको दोबारा टिकट पार्टी देगी नहीं, उनको दूसरे कामों में पार्टी कहेगी कि आप यहाँ पे जिम्मेदारी निभाइए। तो क्या लगता है, टिकट पार्टी देगी, मिलेगी टिकट, या फिर क्या विचार है? मेरे कहने की जरूरत नहीं है, आपने अपना सवाल का जवाब आपने बता दिया। ये सोशल मीडिया की देन है। बहुत सारी चर्चाएं हैं ना, चर्चाएं होती हैं। चर्चाएं और सोशल मीडिया तो पता नहीं कौन बैठा कहाँ क्या लिखते। तो ऐसा कुछ नहीं है कि 2 बार जो सांसद रह गए उनको नहीं, ऐसी कोई बात। जो जीतने वाला कैंडिडेट है पार्टी उसी पे दाव लगाएगी। पार्टी जो भी ठीक है उन लोगों को उतारेगी। मुझे पूरा विश्वास है कि हमें दोबारा फिर लोकसभा के लिए दोबारा से पार्टी टिकट देगी। आपको विश्वास है, आश्वस्त हैं। सामने चाहे टक्कर देने कोई भी आ जाए, मुझे कोई फर्क नहीं। श्रुति चौधरी ताल ठोक रही हैं चुनाव लड़ने बात है, वो भी हमारी बेटी पहले से वहाँ से सांसद रही हैं, तीसरी बार भी लड़ेंगी या चौथी बार लड़ेंगी, फिर इस बार लड़ना चाहिए। तो टक्कर कड़ी होगी? मुझे मुकाबला लगता नहीं लगता मुकाबला? मुझे नहीं लगता, बिल्कुल भी नहीं। मैं क्या बताऊं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि लोगों ने एक मन बना रखा है कि हमें देश के मोदी जी को ही प्रधानमंत्री रखना है। अच्छा, एक बात बताइए, जो भी सांसद जितने भी लोग चुनते हैं, ये सांसद के नाम पे चुनते हैं या सिर्फ मोदी जी देखते हैं? नहीं, हम भारतीय जनता पार्टी और मोदी के नाम से।
इंडिविजुअल अगर कोई लड़ना चाहेगा तो वो घर बैठ जाएगा। अच्छा। उसकी अपनी देखो, पार्टी वही है जो एक अनुशासित पार्टी हो, और पार्टी ने ही देश का आगे काम करना है। अलग अलग अगर इंडिविजुअल एमपी चुनाव जीत के आएंगे तो वो तो खिचड़ी बन जाएगी। तो मतलब मोदी जी के नाम पे ही सब कुछ है। 100%। हरियाणा में देखें बहुत सारी खिचड़ी पक गई है। कांग्रेस के इतने सारे गुट आपस में इतना ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से लड़ रहे हैं, क्या लगता है टक्कर कहीं ना कहीं देंगे चुनावों में आपको, या फिर? देखो वो कांग्रेस के नेता जाने हैं, बाकी पर आप तो कांग्रेस में भी रहे हम हैं। रहे हूँ। मेरे बुरा लगता है देख के कांग्रेस कि ये नहीं, क्या नहीं, हो रहा है, या अच्छा लगता है कि नहीं चलो ठीक है मैं सही वक्त पे निकल लिया उस पार्टी नहीं से? नहीं नहीं, मैं चाहे मेरा विपक्ष के हूँ, मैं कभी ये नहीं सोचता कि वो आपस में लड़े। आपस में उनको भी नहीं, एकजुट होके उनका जो काम हो अपना काम लेकिन करें। कांग्रेस परिवार में भी आप रहे, वहाँ पे भी आपने काम किया, तो अब ये तो मतलब मैं सोचते तो वहाँ होंगे रहा देख और के कि उनसे ये क्या संबंध- चल रहा है। उनसे मेरे संबंध पहले भी ठीक थे, आज भी ठीक है। मैं कभी ये नहीं कहता, मेरे राजनीतिक जीवन में कभी आपने किसी के बारे में गलत नहीं सुना होगा। बिल्कुल। मैं नहीं बोलता। मेरे पहले भी संबंध, जिस घर में आपने कभी एक थाली में बैठ के खाना खाया है और वहाँ अगर आप उनके बारे में गलत सोचते हो तो वो एक अच्छी सोच नहीं। लेकिन एज अ शुभ चिंतक ही हम अगर बात कर लें, आप राजनीति के इतने बारीकियों को समझते हैं, जानते हैं, और आपके लिए तो चर्चाएं भी यही हैं, कहा भी यही जाता है कि आप बहुत अच्छे से तमाम चीज़ों को समझते हैं। तो कांग्रेस पार्टी में ये जो हो रहा है, अब कभी बात हुई इनफॉर्मली या सुझाव देने की कोशिश की कि यार ये सब गलत नहीं, है? हम देखो, हम अपनी पार्टी में ही सुझाव दे सकते हैं, वो तो उनका काम है। इनफॉर्मल बातचीत कर ऐसा रहे है हैं। कभी भी देखो, उस पार्टी में भी बहुत सीनियर लीडर हैं, बिल्कुल। ऐसी बात नहीं है। वो तो उनका काम है कि उन्होंने अब एकजुट होके ही विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए। तो आपस में जो लड़ रहे हैं, आपने भी देखा होगा, अभी पीछे मीटिंग हाँ, हुई, वो भी कोई ऑब्जर्वर अच्छी हुए, बात नहीं है। लात घूसे चल रहे हैं, लड़ रहे हैं। पता नहीं, लेकिन मुझे ये भी लगता है ना, कई बार वर्कर ये समझ बैठता है कि मुझे टिकट चाहिए, मुझे टिकट चाहिए, और टिकट के लिए वो अपना जोश ज़्यादा दिखा देता है और उसी को फिर ये वर्कर है या फिर ये गुट, जो बहुत सारे गुट मुझे हैं, लगता नहीं है। हुडा साहब और ये एसआर के, पहले अलग अलग थे, पहले कहते थे 5-6 गुट हैं, अब तो सिर्फ ये हुडा साहब वर्सेस एसआर के हो गया है कांग्रेस में। देखिए, मैं तो केवल एक कह सकता हूँ कि पार्टी कोई भी हो, आपस में इकट्ठा ही रहना चाहिए। हमें केवल राजनीतिक फायदे के लिए इस प्रकार का माहौल पैदा ना करें जिससे लोग क्योंकि लोग ऊपर को देखते हैं कि हमारा नेतृत्व कैसा है, राष्ट्रीय नेता क्या करते हैं, प्रदेश के नेता क्या करते हैं, उसी का असर नीचे तक आता है, परिवारों तक। इसलिए हम तो अब समय है कि हम एकजुट होकर इस देश का हर आदमी एक ऐसा काम करे जिससे ये देश आने वाले 2047 तक हम विकसित देश की श्रेणी में कैसे जो आ बात आप सकते कह रहे हैं सुनने में बहुत अच्छी लगती है, बहुत ही प्यारी लगती है कि नहीं हम सब मिलकर काम करें, सब हम साथ में रहें, लेकिन संभावनाएं तो नहीं है ना, पॉसिबल तो नहीं लग रही है वास्तविक सरकार जीवन में। बनने के बाद गांव का सरपंच हो, एमएलए हो, सांसद हो, चीफ मिनिस्टर हो, प्रधानमंत्री हो, वो सारे देश का होता है, सारे प्रदेश का होता है, वो सारे गांव का होता है। फिर तो 5 साल हमें केवल इलाके के लिए काम करना चाहिए। चुनाव के टाइम पर ठीक है, जिसकी मर्जी हो वो हम वोट डालेगा। तो कांग्रेस को क्या सुझाव देंगे? मैं तो कौन होता हूँ कांग्रेस को सुझाव देने वाला? वो तो कांग्रेस वाले ही आपस में बैठ के करें। अगर इस प्रकार की कर बात ही तो नहीं पा रहे ना, आपस में लड़ ही रहे हैं। तो वो आपस में लड़ रहे हैं, मेरे कहने से मानेंगे? नहीं मानेंगे। नहीं, हम कौन होते हैं सुझाव देने वाले? ठीक है, नहीं, कांग्रेस की तरफ कोई सुझाव नहीं है हम लोगों का। जननायक जनता पार्टी प्रदेश में, आईएनएलडी, ये सब अगर अलग अलग चुनाव लड़े तो टक्कर कहाँ मैं देखते तो हैं? फिर कहता हूँ, मैं तो चौधरी देवलाल की वजह से 87 में हम एमएलए बने, 4 साल रहे, उसमें भी बिखराव होना कोई अच्छी बात नहीं है। तो परिवार में इस प्रकार का बिखराव को मैं तो अच्छा नहीं मानता। गठबंधन आप चाहते हैं, अगर है तो आगे तक नहीं, निभाना हमें चाहिए। कोई एतराज नहीं, कोई गठबंधन नहीं। मैं कहता हूँ खुद चौधरी देवलाल का परिवार भी जो 2-3 जगह अलग अलग हुआ, वो भी कोई अच्छी बात नहीं है। वो भी मैं अच्छा नहीं मानता। तो मतलब कि मुझे समझ नहीं आया आप क्या कहना चाह रहे हैं? अभय चौटाला को भी कह रहे हैं कि आ जाइए बीजेपी के साथ में ही जुड़ जाइए। नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि परिवार को, जिस परिवार का नाम सारे देश में हो, जिस परिवार ने कभी सारे देश की व्यवस्था बदल दी हो, वो आपस में एक दूसरे के खिलाफ ना बोले तो ज्यादा अच्छा है ना। लेकिन वो लगातार बोल रहे हैं, लगातार वो भी एक कोई दूसरे अच्छी पे बात आरोप। नहीं, कोई भी बोले विधानसभा में खड़े होके अभय सिंह चौटाला जो भी है, मैं गंभीर किसी का आरोप नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन उन्होंने भी हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने क्या दिशा दी थी उस बात को सोचना चाहिए। तो
टक्कर देखते हैं कि आपको लगता है गठबंधन हरियाणा में होना चाहिए? आप कह रहे हैं वो पार्टियों का मामला है, राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन क्या है क्या नहीं, लेकिन हमें कोई एतराज नहीं है। आपको नहीं है? ना, मुझे तो नहीं, मुझे तो कम से कम किसी नहीं है किसी। चाहे 10 में से वो कहें कि 3 सीटें आप जेजेपी को दे कोई दो, बात नहीं, साथ हम लड़ मैं लें, कहता हूँ मुझे इस मामले से कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, एक बहुत सारी चर्चाएं ये भी हैं दुष्यंत चौटाला को लेके कि पूरी फाइल भारतीय जनता पार्टी ने बना के रख ली है, तमाम जो घोटाले हुए उसकी सारी रिकॉर्ड्स बीजेपी ने संभाल के रख ली और वक्त आने पे इलाज करेंगे। ऐसा है, अगर इस ऐसा प्रकार कुछ है क्या? ऐसा है, इस प्रकार की बातें नहीं चलेंगी तो लोग क्या कहेंगे? ये तो एक बनावटी, और जिसके मन में आई कोई कुछ कह देता है, कोई कुछ कह देता है। मुझे लगता है ये तो एक चटपटी खबरें हैं। चटपटी खबरें हैं सिर्फ, असलियत आपको लगता है बिल्कुल भी नहीं है? नहीं 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 है। चौधरी बीरेंद्र लगातार फाइट कर रहे हैं, दुष्यंत के ऊपर नहीं, नहीं, आरोप लगा रहे हैं। वीरेंद्र का कोई कसूर नहीं है इसमें, क्योंकि उनकी विधानसभा क्षेत्र उचाना है, वहीं से दुष्यंत एमएलए है, वहीं से चौधरी वीरेंद्र सिंह जी भी, उनका मिसेज परिवार, भी वही एमएलए रही, तो स्वाभाविक है फिर वो सोचते हैं कि भाई मैं चुनाव लड़ूं, मैं लड़ूं, इसीलिए दोनों तरफ से छोटी मोटी बातें आ जाती हैं। छोटी मोटी नहीं, बहुत बड़ी बड़ी बातें आती चलती रहें, क्या फर्क पड़ता है इससे? नहीं पड़ता। नहीं नहीं, तो सेटलमेंट कैसे हो पाएगी? अगर आप कह रहे हैं गठबंधन में होना चाहिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वो कह रहे हैं गठबंधन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बीजेपी अकेले वो बात सक्षम है। केवल उनसे पूछो, मैं तो मेरी बताई है कि मुझे कोई एतराज नहीं, क्योंकि नहीं, मैं मैं तो वही उस तो पूछ रही हूँ, विचारधारा से निकला सेटलमेंट हूं। कैसे होगी? वो कह रहे हैं ये, या आप कह रहे हो ऐसा समय- होना चाहिए, प्रभारी साहब कह रहे हैं, बहुत सख्त तेवर उनके भी देखे कि उचाना से तो मेरी दीदी विधायक बनेंगी। समय बलवान होता है, समय अपने आप रास्ता निकालता है। समय रास्ता निकाल लेगा आपको लगता है? वो क्या, ये ऐसे नहीं होता है, कोई खास बात नहीं है। तो मनोहर लाल जी तीसरी बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे? वो तो जब स्टेट के चुनाव आएंगे तभी तो ये सवाल आएगा, अभी तो केवल लोकसभा का चुनाव है। चर्चाएं तो दोनों की एक साथ भी है ना? नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता, नहीं मुझे लगता। लगता है लोकसभा का ही चुनाव है। और विधानसभा का अलग। फिर भी तमाम विधानसभा के लोग आपके पास आते होंगे, आपसे मिलते होंगे, और राजनीतिक चर्चाएं क्या होती हैं? अब कुछ नहीं होती, क्योंकि अभी तो लोकसभा के चुनाव की बातें होती अभी सिर्फ मोदी जी का जिक्र है हैं, और सिर्फ मोदी जी का। और किसी का जिक्र नहीं। और प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी भी खुल के कहते हैं कि अभी तो लोकसभा का चुनाव है, अभी आप दूसरी चर्चाएं क्यों करते हो? आज से हम ये चर्चा करें, 2-6 महीने पहले पंचायत का चुनाव है और अब हम कह दें कि नहीं सरपंच ये बनेगा वो बनेगा, अभी लोकसभा का चुनाव है। तो सिर्फ लोकसभा, सिर्फ सिर्फ मोदी जी। और देश मजबूत कैसे हो आने वाले समय में, हम विकसित देश की देश श्रेणी मजबूत में- राहुल गांधी नहीं कर सकते क्या? वो उनसे पूछिए, उनकी आपको सोच। क्या लगता है? आप खुद एक तराजू लेके राहुल जी को और मोदी जी को दोनों तराजुओं में बैठा के देख लो, अपने आप पता चल। वो तो मैं आपसे पूछ रही हूँ ना, आपने अगर मेरी बीजेपी चुनी 142 है, करोड़ का, अच्छा, जिस पार्टी को मैं 2 बार देख रहा हूँ विपक्ष का नेता बनाने जितनी सीट नहीं आ रही, उसके बारे में तो अभी से चाहे कुछ कर लें, भारत जोड़ो, मोहब्बत की दुकान, कोशिशें तो बहुत कर रहे हैं। अच्छी बात है, वो भी भारत जोड़ने की बात करने लगे, अच्छी बात है। किसी को भी हक नहीं है कि भारत तोड़ने की बात करे, भारत को जोड़ो, अच्छी बात। तो कहते हैं भारत को तोड़ आप लोग रहे हो, भारतीय जनता पार्टी वाले भारत तोड़ रहे हैं। नहीं। देखो, इस आज़ादी के बाद ये सही बात है कि हम कई जगह कई टुकड़ों में विचारधाराओं में अलग अलग बटे, वो भी कोई अच्छी बात नहीं। अब तो हमने सब ने मिलकर ही इस देश को जोड़ने का काम करना चाहिए, तोड़ने का नहीं। तो राहुल गांधी टक्कर नहीं दे पाएंगे? मुझे तो नहीं लगता। नहीं लगता। कोई और? अरविंद केजरीवाल? नहीं? फ्री बिजली, फ्री पानी, बेहतर स्कूल, लगता है कि हरियाणा वालों को नहीं चाहिए? अच्छी बात है, अच्छी बात है। जो अपने क्षेत्र में अच्छा काम करेगा लोग उसको ठीक कहेंगे। तो दिल्ली में अच्छा कर रहे हैं क्या? वो दिल्ली की जनता, देखो दिल्ली की जनता ने उनको 2-3 बार प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया है, लेकिन वहीं दिल्ली में लोकसभा की एक भी सीट उनको नहीं दी। उन्होंने देखा कि नहीं, दिल्ली तक का तो ये ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर ठीक नहीं है। तो कंपटीशन आपको लगता है नहीं स्टेट है, में चाहे नहीं कुछ है। भी हो, नहीं नेशन है, में नहीं सिर्फ है। और सिर्फ मोदी जी? सिर्फ और सिर्फ मोदी जी। चलिए, बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए धर्मवीर Thank you जी। जी। सिर्फ और सिर्फ मोदी जी आप कह रहे हैं, यही होने वाला है आगे चुनावों में भी, बिल्कुल, और लोगों की भी यही भावना है। जी। देखते हैं कि आखिर चुनावों में क्या होता है और बिल्कुल, बिल्कुल, ये तो लोग अभी आ गया। किस पे वोट देते हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया अपना समय हमें देने के लिए और हरियाणा से इस खास बातचीत के Thank लिए। नमस्कार। तो साफ तौर पे आपने सुना, साफ तौर पे ये कह दिया चौधरी धर्मवीर सिंह जी ने कि
मोदी जी के सामने कोई और नहीं है। तमाम पार्टियां कोशिश चाहे जितनी मर्जी कर लें, लेकिन बात जब देश की आती है, बात जब देश के चुनावों की आती है और बात जब देश को एकजुट रखने की आती है, तो सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के बारे में ही लोग सोचते हैं और उन्हीं के नाम पर मोहर लगाते हैं। फिलहाल मेरे साथ टू द पॉइंट में इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज़। नमस्कार।